किसी तरह से भुलवा करके गुमराह करके वोट ले लिया जाए और वोट लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लिया जाए, बड़े बड़े बंगले बना लिया जाए और तमाम झूठे झूठे वादे किए जाए और जब जनता का वोट ले लेने के बाद जो वादे होते हैं वो वादों को भूल जाते हैं। साथियों, इन तमाम बातों को हम रखते हुए आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे कि मार साहब बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक बार भाषण कर रहे थे। भाषण करने के लिए गए तो वहां 500 लोग इकट्ठा थे। तो 500 लोग बाबा साहब अम्बेडकर को आने में विलंब हुआ तो लोग चले गए। एक आदमी बैठे रहे तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर सभी लोग चले गए, मैं अकेला बैठा हूं, मैं अकेला सुन रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कोई बात नहीं। मां साहब ने बताया कि जो भारत में जो मनुआ की व्यवस्था है, जो हम मूल निवासी बहुजनों को शोषित बना के रखी है, भूमिहीन बना के रखी है, अशिक्षित बना के रखी है, अछूत बना के रखी है, अगर पूरे भारत में इस व्यवस्था को मैं जान पाया तो कम से कम आप दूसरे हो गए। मगर साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई छेड़े थे, जो लड़ाई लड़े, उस लड़ाई के बदौलत जो हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो आज जो बहुजन मुक्ति पार्टी के इस कार्यक्रम में आप लोग बैठे हैं और जो मैं बात बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं, आप लोग मुझे अवसर दिए तो कम से कम मैं अकेला चल करके आया, मगर यहाँ 49-50 लोगों की संख्या है। तो आज इस क्षेत्र में बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जो बताया जाएगा उसको आप लोग अमल में लाएंगे। और मैं वोट देने के लिए एक बार भी नहीं कहूंगा। वोट देने के लिए इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो निर्णय आपका है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट देने का अधिकार दिया, वो वोट देने का अधिकार इसलिए दिया था कि हमारा मूल निवासी बहुजन जो सदियों से सताया गया है, दबाया गया है, उसको वोट के माध्यम से राजा बनने का अधिकार और अपना राजा बनाने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के माध्यम से दिया। तो क्या किसी सवर्ण को, क्या हम कोई राजभर, कोई चौहान, कोई यादव कहने जाता है कि पंडित जी यहाँ वोट कर रहा है? क्या कोई कहने जाता है? राजभर की, चौहान की, यादव की कोई हैसियत नहीं होती जो किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय को जाकर ये कहे कि आपको यहाँ वोट करना है। वो अपने विवेक से वोट करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे कि हमारा मूल निवासी बहुजन अपने विवेक का इस्तेमाल करे, वो इतना विवेकवान हो जाए कि उसको किसको वोट देना है, कहाँ वोट देना है, वो खुद तय करे। तब जाकर के वो अपना राजा चुन सकेगा और अपने आप में इस देश का शासक बन सकेगा। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हम लोग मुद्दे बनाते हैं। जो जनता के मुद्दे होते हैं, वो जनता के मुद्दों को बना करके हम बीच में रखने का काम करते हैं। और जो बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है वैसा और राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मुद्दे बने हुए हैं कि विदेशियों के शासन सत्ता के मूल निवासी बहुजन समाज के जातीय नेताओं की दलाली और गद्दारी का पर्दाफाश। एक गंभीर चर्चा, ये बहुत बड़ी, बहुत गंभीर चर्चा है साथियों, जो हम लोगों के साथ ये हो रहा है। दूसरा है, देश में हजारों राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद भी बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता क्यों? वोट का अधिकार शासक बने और शासक बनाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक ईवीएम मशीन द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना यह शासक जातियों का एक षड्यंत्र है। एक गंभीर चर्चा। ओबीसी की जाति गिनती न करना, मंडल कमीशन और सच्चर कमीशन को लागू न करना, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाना, यह शासक वर्ग की षड्यंत्रकारी चाल है। एक गंभीर चर्चा। साथियों, आज तो हम लोग इतने खुले मैदान में बहुजन मुक्ति पार्टी का मंच लगा करके और इस समाज में हमारे साथ मूल निवासी बहुजनों के साथ कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन धोखा कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है, ये हम मंच लगा करके, बैनर झंडा लगा करके रोड के किनारे खुलेआम ये बात रख सकते हैं। तो ये देन किसकी है?
भारतीय संविधान की देन है साथियों। आप लोग तो जानते होंगे, माननीय कांशीराम साहब जब आंदोलन चला रहे थे तो उस समय उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। तो जब बहुजन समाज पार्टी समाज में आई तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो चमारों की पार्टी है, और हमारे लोग झंडा जेब में लेकर के जाते थे और जो कार्यक्रम स्थल कमरे में होता था वहां झंडा खोलते थे। मगर साथियों, कमरे से आंदोलन उठा, रोड पर आंदोलन आया, रोड पर आंदोलन आने के बाद 4 बार कांशीराम साहब ने बहुजनों की सरकार बनाया, और बहुजनों का अधिकार कैसे लिया जाता है माननीय कांशीराम साहब ने बताया। देश में अभी एक मुद्दा, एक सब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया है कि देश में हजारों राजनीतिक पार्टियां होने के बाद भी बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता क्यों? आप लोगों को जानकारी होगी कि जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन कर रहे थे, जब संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने लेबर पार्टी बनाया। लेबर पार्टी बनाने के बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संकल्पना दिया, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी जिसको बोलते हैं आरपीआई। और रिपब्लिकन पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा षड्यंत्रकारी दुश्मन है, उस षड्यंत्रकारी दुश्मन की समाज में पहचान कराना और उससे लड़ाई लड़ना और भारतीय संविधान को इस देश में संपूर्ण रूप से लागू कराना। कुछ समय तक आंदोलन चला साथियों, फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में फिर मनवादी दुश्मनों का घुसपैठ हो गया, और फिर जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रही वो बहुजनों के लिए काम न करके इन दुश्मनों के लिए काम करने लगी। तो साथियों, उस परिस्थिति में जब माननीय कांशीराम साहब को पता चला तो माननीय कांशीराम साहब जब जाने तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। तो बहुजन समाज पार्टी का जब गठन किया तो बहुजन जब तक कांशीराम साहब रहे तब तक मूल निवासी बहुजनों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी गई। मगर कांशीराम साहब के जाने के बाद फिर उन मनवादी दुश्मनों का फिर समावेश हो गया जिनसे हमारे महापुरुषों ने पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किया और लड़ाई लड़ा। तब जाकर के उस जो महापुरुष दुश्मनों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते थे, जब दुश्मनों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करना बंद हो गया तो दुश्मनों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए फिर बहुजन मुक्ति पार्टी का साथियों गठन किया गया। और बहुजन मुक्ति पार्टी का जो गठन किया गया है, बहुजन मुक्ति पार्टी करना क्या चाहती है? बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश में समान शिक्षा नीति लागू करना चाहती है। सभी लोगों को, उन बेरोजगारों की परिभाषा क्या होती है? बेरोजगारी की परिभाषा होती है साथियों कि जो काम करने में सक्षम हो और उसको काम ना मिल रहा हो, वही बेरोजगारी की परिभाषा होती है, उसे बेरोजगार कहा जाता है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी इन बेरोजगारों को, जो इस देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैल रही है, उस बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी आई है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता पड़ी है साथियों। अभी आप लोग देखते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि हमारे महापुरुषों ने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, जिसमें नाम आता है ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा से हमको अंग्रेजों ने वंचित किया? क्या हमें शिक्षा से मुगलों ने वंचित किया? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो जब आपका जवाब आएगा नहीं तो फिर हमें शिक्षा से वंचित किसने किया? इस देश में मनवादी ताकतें हैं जिन्होंने हमें शिक्षा से वंचित किया। और शिक्षा से वंचित करने का मकसद उनका क्या था कि अगर जो समाज को, जिस समाज का सत्यानाश करना हो, उस समाज से शिक्षा को खत्म कर दिया जाए, उस समाज का सत्यानाश होना तय। तो आज हमारे तमाम वक्ता साथियों ने बताया कि 4 वर्ण का निर्माण किया गया। और आप लोग भी जानते होंगे, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे कि मनवादी लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि इस देश में और आर्य और अनार्य का युद्ध सदियों पूर्व चला। तो आर्य कौन है, अनार्य कौन है, ये बात हमारे लोगों को समझना होगा। ये डीएनए प्रमाणित कर दिया है कि इस देश में जो मनवादी ब्राह्मण लोग, आर्य लोग हैं, वो इस देश के नहीं हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डीएनए
और दस्तावेजी साक्ष्य है। तो साथियों, जिन लोगों ने हमें शिक्षा से दूर रखा, तो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, और शिक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया उसमें सबसे पहला नाम आता है ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, उस्मान शेख का नाम आता है। साथियों, शिक्षा मिली तो क्या हुआ? शिक्षा मिलने के बाद हम लोग पढ़ने लिखने लगे, और जिस समाज को पढ़ने के अधिकार से वंचित रखा गया, पढ़ाने के अधिकार से वंचित रखा गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जब पढ़ने का अवसर मिला और पढ़ लिख करके उन्होंने जब भारतीय संविधान लिखा, तो उसमें शिक्षा को सबसे पावरफुल बताते हुए कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा को उन्होंने मौलिक अधिकारों में रखा, और जब शिक्षा का अधिकार मिला तो जिन समाज को, जिन मूल निवासी बहुजन समाज को शिक्षा से सदियों के लिए दूर रखा गया, जो पढ़ नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, उसके बदौलत आज जिस वो शूद्र समाज पढ़ने भी लगा और पढ़ाने भी लगा, वो शूद्र समाज पढ़ने भी लगा, पढ़ाने भी लगा, तो फिर दर्द किसको हुआ? उन मनवादी लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, जिन लोगों ने सदियों से हमारे बाप दादाओं के पढ़ने के अधिकार से वंचित रखा। अभी देखिए, हमारे लोगों के सामने ही शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, हमारे लोगों के सामने ही शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। क्या हमारे लोगों को पता चला? क्या हमारे लोगों को जानकारी हो रही है? क्या बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा कोई और राजनीतिक पार्टी है जो ये बताने का काम कर रही है कि हर गांव में रहने वाले मूल निवासी बहुजन समाज जिस अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद अधिकार पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार दिया, आज वो अधिकार खत्म हो रहा है? क्या ये कोई राजनीतिक पार्टी बताने आई? नहीं बताने आई, ये बहुजन मुक्ति पार्टी बताने आई है किस तरह से आपके शिक्षा को, आपके बच्चे के भविष्य को खत्म किया जा रहा है। साथियों, माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, ये भी 9 महीना अपने कोख में बच्चे को पाल करके पैदा करती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन महिलाओं के लिए भी कहा था कि यह माताओं बहनों, क्या चाहती हो कि जो तुम्हारे कोख से बच्चा पैदा हो उस देश का शासक बने कि इस देश में गुलाम बने, ये तय तुम लोगों को करना है। तो हमारी माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, इस बात को समझने और जानने की जरूरत है। शिक्षा को कैसे खत्म किया जा रहा है आपके सामने आप लोग जानते होंगे। जब लॉर्ड मैकाले की समान शिक्षा नीति आती है, तो जो सबके पढ़ने का अवसर मिलता है, तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का अवसर प्राप्त किया। तो जो आप लोग देखते होंगे 1980 के दशक में एक समान शिक्षा नीति लागू थी, प्राइवेट शिक्षा उस समय नहीं थी। तो जब समान शिक्षा नीति लागू थी तो उस समय शिक्षा के गुणवत्ता की जांच होती थी। उस समय शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होती थी, डीपी साहब आते थे और शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करते थे। तो उस दिन अगर क्लास में जो पढ़ने वाला लड़का तेज होता था, अगर उस दिन वो स्कूल नहीं आता था, तो मास्टर साहब घर से उसको बुलवाते थे और आगे की पंक्ति में, आगे की लाइन में बैठाते थे। तो जब डीपी साहब आते थे तो शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होती थी, शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करते थे, कहते थे बेटा खड़े हो जाओ, गिनती सुनाओ, पहाड़ा सुनाओ, अपना नाम लिखो, पिताजी का नाम लिखो, माताजी का नाम लिखो। अगर लड़का लिखने में कामयाब नहीं होता था, अगर लड़का लिख नहीं पाता था, तो मास्टर साहब की धुनाई होती थी, उनको पनिशमेंट मिलता था कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया। तो उन परिस्थितियों में जब शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होती थी, तो उसी प्राइमरी विद्यालय से पढ़ करके इन शूद्र मूल निवासी बहुजन समाज में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर निकलने लगे। जब डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर निकलने लगे, तो जिन लोगों से हमारे महापुरुषों ने सदियों से लड़ाई लड़ा और लड़ करके अधिकार लाया, तो उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने देखा कि इन मूल निवासी बहुजन शूद्र को हमारे बाप दादाओं ने